नहीं है बच्चों को, हो जाएगा, नेक्स्ट पे देखेंगे। क्लासेस कई हो जाती है ना, तो कभी किसी का रह जाता है और कभी किसी का होता है। 10th और 12th पे ज्यादा फोकस होता है, इसलिए 11th और 9th में थोड़ा सा डाउन चलता है। ठीक है, तो आज है अपना आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 5। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने बात करी थी किसकी, टॉटोमेरिज्म की बात की थी। तो टॉटोमेरिज्म में क्या नहीं समझ में आया था, सारांश? हाँ, टॉटोमेरिज्म का जो मतलब था वो क्या बताया था कि आपके दो फॉर्म्स होंगे, दो आइसोमर्स होंगे जो एक दूसरे के डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होंगे। किसमें होंगे? डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहेंगे ये आइसोमर्स। दूसरी बात, इसका जो सबसे सिंपल वाला पढ़ते हैं वो हम कौन सा पढ़ते हैं? कीटो इनॉल पढ़ते हैं। वैसे और भी होते हैं, इनामाइन वाले भी होते हैं, एमीन इनामाइन वाले भी होते हैं, और भी टाइप होता है। इमीन इनामाइन था ना, इमीन से बनाया था हमने। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि 1,3 हाइड्रोजन माइग्रेशन होता है, हाइड्रोजन की शिफ्ट होती है 1,3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक एटम को अगर मान लो यहाँ पे एक एटम है x, ये है y और एक है z, एक को आप 1 ले लो, एक को ले लो 2, एक को ले लो 3। ठीक है, और मान लो यहाँ पे 2 और 3 के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन कहाँ से शिफ्ट होता है? हाइड्रोजन इधर से शिफ्ट होता है 3 पे। 1 से कहाँ पे जाता है हाइड्रोजन? 3 पे चला जाता है। और जो डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच का है वो कहाँ आ जाता है? 1 और 2 के बीच में। तो ये जो फॉर्म है, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी और Z के साथ क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन लग जाएगा। क्लियर है बात? टॉटोमेरिज्म कब शो होगा? अगर हम ये X से हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करा रहे हैं, तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें X एटम के पास हाइड्रोजन नहीं है वो टॉटोमेरिज्म नहीं कर पाएगा। क्लियर हुई बात? तो हाइड्रोजन का होना जरूरी है। जैसे हमने बात की थी कीटो इनॉल की, पहले बात कर लेते हैं। ये CH3CO CH3 था। अच्छा, सबको नहीं समझ आया था या सारांश को केवल आ गया था? केवल आपको नहीं आया था? ये CH3CO CH3 है, इसमें कीटोन ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा फॉर्म है? कीटो फॉर्म है। ठीक है, अब अगर किसी भी तरफ से इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, तो क्या करोगे? 1 से 3 पे हाइड्रोजन शिफ्ट कराओगे। तो यहाँ हाइड्रोजन कम हो गया, CH2 बन गया। यहाँ से हाइड्रोजन O के पास चला गया तो ये OH बन गया। फिर इस कार्बन को, और ये तो अलग पड़ा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग नीचे की तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखा कीटोन ग्रुप था, कीटो फॉर्म, और यहाँ पे क्या बन गया? एक तो ईन बन गया और दूसरा क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं इनॉल फॉर्म। क्लियर है बात? अच्छा, ज्यादातर कंपाउंड्स में क्या देखा गया? इन जनरली क्या देखा गया है कि भाई जो कीटो फॉर्म होता है वो ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू इनॉल फॉर्म। लेकिन लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि इनॉल फॉर्म को स्टेबिलिटी मिल जाती है। अब रीजन क्या क्या होते हैं उसके एग्जांपल मैंने कहा था कि इस टर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या क्या रीजन हो सकता है जब इनॉल फॉर्म आपका क्या हो जाए?
स्टेबल हो जाए। अभी तक हम बात कर रहे थे कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, और क्या रीजन हो सकता है कि इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाए, उसके रीजन देखते हैं। एक दो स्ट्रक्चर पहले और बना के आपको दिखा देती हूँ कि कैसे हम लोग कीटो से इनॉल बनाएंगे। जैसे मान लो हमारे, नहीं एक्सेप्शन नहीं बता रहे हैं, अभी तो केवल बनाना सिखा रहे हैं। ये है, ये कीटो फॉर्म दिखाई दे रहा है आपको। अब हमको क्या बनाना है, इससे इनॉल बनाना है। ठीक, तो इधर भी एक हाइड्रोजन कार्बन है, इधर भी कार्बन है, यहाँ CH2 यहाँ CH2, किसी भी तरफ से हम हाइड्रोजन को ले सकते हैं। तो मान लो हम इधर से हाइड्रोजन को लेते हैं यहाँ से, ठीक, तो OH यहाँ बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन गया OH। ये वाला डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, यहाँ पे क्या बन गया डबल। ये कीटो फॉर्म था, ये क्या बन गया इनॉल। क्लियर है बात। पहले क्या है, पहले बनाना सीखना जरूरी है कि भाई पहले बनाना आया कि नहीं आया आपको, फिर उसके बाद बात होगी कि आप, अब जैसे मान लो यहाँ पे हम लगा दें CH2 लगा, इसी में क्या लगा दो यहाँ पे CH2, यहाँ एक और, ठीक। अब ध्यान से देखो कि ये जो कार्बन है इसके पास है क्या हाइड्रोजन, है एक है, और यहाँ पे भी है, ठीक है। अगर इधर वाले को देखो तो इसके पास भी है, तो कितने कीटो इनॉल की पॉसिबिलिटी है, ये कीटो है, इनॉल की कितने पॉसिबिलिटी है भाई। एक बार ऐसा हो सकता है कि तुम डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाओ, इससे हाइड्रोजन को इधर करो, एक स्ट्रक्चर वो बनेगा, इसको अनटच्ड रहने दो वैसे का वैसा ही। एक बार ऐसा भी हो सकता है कि इधर से ले लो और इसको, तो वो तो सेम ही चीज बनेगी, सेम ही स्ट्रक्चर बोला जाएगा उसको। इधर से लो या इधर से भी तो ले सकते हो, ये CH2 वाला इधर से ले लो तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, ठीक है ना। और एक बार ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में हो जाए, दोनों में हो जाए तो यहाँ भी हो जाए और यहाँ भी हो जाए। एक बार ये कॉम्बिनेशन भी बन सकता है कि दोनों के इधर में हो जाए, ठीक, और एक बार एक के इधर और दूसरे के उधर वाले में हो जाए। तो कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कीटो इनॉल के इस तरीके से। इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इसका कंट्रीब्यूशन है, इस कार्बन और इस कार्बन का कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे भी हम बना सकते हैं, एक दो बना लेते हैं। बात समझ आ गई। अगर इसका बनाओगे तो इसको OH कर दो, यहां से अगर लेते हो तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2, इसको आप ऐसे का ऐसे रहने दो अनटच्ड, ठीक। दोबारा में क्या कर सकते हो, इस तरफ भी बना सकते हो भाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड ले आओ, यहाँ पे OH कर दिया। एट ए टाइम, ये आपका जैसे एट ए टाइम इन दोनों रिंग में भी हो सकता है, ऐसा स्ट्रक्चर भी हो सकता है कि इसमें भी हो जाए और इसमें भी हो जाए। यही पूछना चाह रहे थे, दोनों में भी हो सकता है एक साथ, है ना, ऐसा नहीं सोचेंगे कि केवल इसमें ही होगा। इनॉल बन गया ये, और ये क्या है कीटो में ही रह गया, वो कीटोन ही रह गया, लेकिन इसको फॉर्म को क्या बोलेंगे इनॉल बोलेंगे। दोनों भी बन सकते हैं, दोनों रिंग में करवा लो, ये CH2 का CH2 ही रहेगा, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, और दोनों उधर वाले भी
अब बनाना सीख गए, बनाना सीख गए। अब इन जनरली तो ये है कि कीटो फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल है और इनॉल फॉर्म कम स्टेबल है, पर कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जिनको हम लोग याद रखेंगे जहां पे इनॉल फॉर्म का परसेंटेज ज्यादा हो जाता है। क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्या क्या एक्सेप्शन हो सकते हैं, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। एक्सेप्शन वेयर इनॉल कंटेंट इज मोर देन कीटो कंटेंट, या कीटो फॉर्म का जो भी परसेंटेज है वो कम हो और इनॉल का ज्यादा। ठीक, जैसे देखो एक ही स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ डबल बॉन्ड ओ एडजेसेंट में आ गया, ये कीटो फॉर्म है। इसका इनॉल बनाओगे तो क्या बनाओगे, इधर वाले कार्बन से लो, अगर दोनों पे इनॉल बना दो तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आ जाएगा OH। ये बनाना सबको समझ आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या किया इसको 1 2 3 मान लिया, 1 से 3 पे H को शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ क्या बन गया OH। 2 और 3 के बीच में जो डबल बॉन्ड है 1 और 2 के बीच में शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ क्या आ गया डबल। क्या रही, ठीक है, या किसी का फोन ऑन आ रहा है। ये हो गया कीटो फॉर्म और ये क्या बन गया इनॉल। ठीक, अब इन जनरली हम बोलते तो हम बोलते कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल और इनॉल फॉर्म का कंटेंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन ये एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन क्यों है, देखो जो यहाँ पे कीटो फॉर्म होता है उस कीटो फॉर्म में क्या स्पेशलिटी होती है कि जैसे यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज है और ये एक डाइपोल क्रिएट, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव। वैसे भी हम लोग जब इस कार्बोनिल की बात करेंगे ना, जब कीटोन पढ़ेंगे, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ोगे, तो आप बोलोगे कि ये जो CO बॉन्ड है उसका नेचर होता है पोलर, तो O की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, तो यहाँ निगेटिव चार्ज यहाँ पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, तो एक डाइपोल बन गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हम इसकी जो बात कर रहे हैं यहाँ पे डाइपोल बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव दो डाइपोल बन गए, तो वो तो बनेंगे हर केस में। लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या हुआ कि दोनों जो डाइपोल है वो कहाँ है, एडजेसेंट है ना, बिल्कुल। ये C डबल बॉन्ड O बिल्कुल बगल बगल की पोजीशन पे है, तो बिल्कुल एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट जो डाइपोल बन गया उनमें क्या हो जाएगा रिपल्शन, क्या हो जाएगा रिपल्शन हो जाएगा। और रिपल्शन जब होता है किसी भी स्ट्रक्चर में तो स्टेबिलिटी डाउन कर जाती है, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी डिक्रीज कर जाएगी। और जब स्टेबिलिटी डिक्रीज कर गई मतलब कीटो फॉर्म का परसेंटेज कम हो जाएगा, और यहाँ पे इस केस में कीटो क्या होगा, कीटो का परसेंटेज कम होगा, इनॉल का परसेंटेज हाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो पहला एक्सेप्शन हमने ये देखा, यहाँ पे डाइपोल डाइपोल में क्या बन गया रिपल्शन हो गया, क्योंकि बिल्कुल बगल बगल आ गए। अब देखो कुछ केसेस और हैं, जैसे कुछ और फैक्टर्स हैं। अभी किसी पेपर में आया इनॉल कंटेंट को चेक करना है, किसमें ज्यादा है, किसमें परसेंटेज हमें नहीं चेक करना, किसमें ज्यादा होगा और किसमें कम होगा, कंपेयर करना। हाईएस्ट पूछा था, 4 ऑप्शन थे, किसी हाईएस्ट इनॉल कंटेंट किसमें होगा, है ना, किस ऑप्शन में होगा, ऐसे करके 4 ऑप्शन बने थे। अभी किसी पेपर में आया, किस में आया मुझे नहीं पता, क्वेश्चन मैंने देखा, एक में क्या किया केवल ये लगा दिया,
दूसरे वाले में 2 लगा दिए, ठीक है। तीसरे वाले किया 3 लगा दिए, और चौथे वाले में यही वाला जो अभी केस बनाया था, देख पा रहे हो, ठीक। तो देखो क्या होगा अगर इसका बनाओ, ये सारे कीटो फॉर्म दिए हुए हैं, तो क्या बनाना पड़ेगा हमको, इनॉल देखना पड़ेगा, और इनॉल में क्या चीज नई चीज हो रही है उसको ऑब्जर्व करेंगे। इसको देखो, तो ये तो अभी बना चुके हो आप, इसको OH कर लो। क्या बोल रहे हैं? नहीं बेटा, बी नहीं होगा। अब देखो इसका ये बना लिया, इसको बनाते हैं, इसको OH कर दो, इसको OH कर दो, है ना। एक बार डबल बॉन्ड यहाँ ले आओ, एक बार डबल बॉन्ड ले आओ, देख पा रहे? अब यहाँ पे क्या है, 3 है, करना वही है, 1 2 3, ठीक है, या 1 2 3, 1 से 3 पे जाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। तीसरे वाले में देखो क्या स्ट्रक्चर मिलता है, यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर लो, फिर यहाँ OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर लो, फिर उसके बाद यहाँ पे OH, और देख पा रहे हो इस स्ट्रक्चर में तो रिपल्शन ही था, आपको पता ही है ना। कीटो में क्या था, रिपल्शन था। तो इनॉल फॉर्म क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, ज्यादा होगा, पर कितना ज्यादा होगा, कैसे कंपेयर करें, ये सोचने की बात है, ठीक। कीटोस का अनस्टेबल है, ये लिख देते हैं इस केस में। कीटो क्या है, तो देखा क्या गया, देखो यहाँ पे अगर देखो तो रिंग बन रही है, ठीक, और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक ही पाई बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। यहाँ पे अगर देखो तो 2 डबल बॉन्ड बन रहे हैं रिंग में, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक। यहाँ पे अगर देखो तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अच्छी सी बेंजीन की एरोमेटिक रिंग बन रही है ये पूरी, ठीक है। तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक रिंग बन रही है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो, क्या इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, एक पाई बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई बॉन्ड है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई बॉन्ड आ गया तो कितने आ गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये क्या हो गई, रिंग क्या हो गई, एरोमेटिक। यहाँ पे रिंग में 2 डबल बॉन्ड थे, ठीक है। तो जो इनॉल कंटेंट होता है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कहीं पे आपको एरोमेटिसिटी अच्छी मिल रही हो, मतलब एरोमेटिक रिंग बन रही हो। अब एरोमेटिक रिंग का कैरेक्टर क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 2 या 6 या 10 या 14, इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन हो, पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो, ऐसे। अगर ये एरोमेटिक नहीं है तो पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर जो होता है, अगर आप बोलते हो नॉन एरोमेटिक में लेते हो तो पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है 4, फिर 10, फिर बात करते हो 14, इस तरीके से पढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 6 प्लस कर दिया, क्या 4 + 8, यहाँ पे क्या बनेगा 8, 4 4 जोड़ता है, फिर कितना हो जाएगा 12, 16, इस तरह। इसकी स्टेबिलिटी, एरोमेटिक अगर कैरेक्टर आता है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है,
इसके कंपैरिजन में। तो यानी कि अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 14 आ रहे हैं रिंग में, तो वो सिस्टम ज्यादा स्टेबल हो। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या कारण बन रहा है इसके हाई इनॉल कंटेंट का, कि यहाँ पे 3 ऑल्टरनेट आपकी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन गए, रिंग बन गई अच्छी सी एरोमेटिक। तो यहाँ पे क्या होगा, हाईएस्ट इनॉल, सब में कंपैरेटिव में हाईएस्ट इनॉल कंटेंट होगा इसमें। ठीक, अब केवल यही एक फैक्टर नहीं है, यहाँ पे तो हमने बता दिया एरोमेटिक रिंग अच्छी सी बन रही थी तो इसकी वजह से एरोमेटिक रिंग, और भी फैक्टर है। जैसे आपको एक फैक्टर है कंजुगेशन, अगर कंजुगेशन अच्छा मिलेगा इनॉल फॉर्म में तो वहां पे भी क्या होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। कंजुगेशन कैसे देखते हैं, जैसे पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा आ जाए, फिर पाई आ जाए, पाई हो सिग्मा हो लोन पेयर आ जाए, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव, ये सारे क्या होते हैं आपके कॉन्जुगेशन के प्रोसेस होते हैं। अगर इस तरीके का कोई सिस्टम दिखता है, ठीक है, या आपको ऐसे दिखते हैं जहां पे 2 कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, किसी में कॉन्जुगेशन ज्यादा है, किसी में कॉन्जुगेशन कम है, तो जहां कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, इनॉल कंटेंट हाई हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, फिर एरोमेटिक देख लो, अगर एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है तो वो नॉन एरोमेटिक से क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिसमें इनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती है अच्छे से। क्या होने लगती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती है। तो कहीं पे अगर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वहां पे इनॉल का वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो स्टेबल इनॉल हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डी वाले में डेवलप हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे, तो डी वाला डी ऑप्शन को कह रहे हो, डी में, डी में OH OH बना करके, हाँ तो ये भी स्टेबल है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जहां एरोमेटिक रिंग कंप्लीट हो रही है, अच्छी रिंग बन रही है, उसका इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा है। एडजेसेंट होगा तो रिपल्शन होगा, और भी फैक्टर काम करेंगे अभी बताते हैं। हाँ हाँ, बाकी में नहीं, थोड़ा दूरी हो जाती, ठीक है, और भी फैक्टर हैं अभी देखते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक फैक्टर है जो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा इनॉल की, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी मतलब इनॉल कंटेंट बढ़ेगा। अब देखो, अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम लोग। आज कुछ टेस्ट के लिए नहीं बोला था आपको, पक्का? क्या मैसेज ही कर लेते हमको, क्यों, हमको ही मैसेज ही कर लेते तो हम कुछ दे देते आपको काम, इसलिए सारांश में पूछा ही नहीं। आपने शीट भेजी, शीट भेज दी थी मैंने, हाँ जी शीट तो भेजी थी, करके देखिए आप लोगों ने। देखो एक बात तुम लोग समझो बहुत ध्यान से, वो बार बार और मैं पूरे साल समझाती रहूंगी, तुम समझो या नहीं समझो, मैं चाहूंगी कि तुम समझो, ठीक है, तुम सब, कि टीचर कितने भी स्पेशल क्वेश्चन करा दे, कितने भी केसेस करा दे, जब तक देखो
10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं उसमें से इक्का दुक्का कोई शायद आइंस्टीन होगा, नहीं होगा, कि उसको एक बार क्लास में बता दिया गया, उसके छप गया, यहाँ पे प्रिंट हो गया, अब तो वो डिलीट नहीं हो सकता। वो कोई इक्का दुक्का होगा, मुझे नहीं पता आप में से कौन है, मुझे लगता भी नहीं है कोई। अगर कोई हो तो ये ना सोचे कि मैम तो हमें ऐसे ही मतलब फालतू का क्लेम करती रहती है, हम तो हैं आइंस्टीन। ठीक है, हो तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन उसके लिए भी एक बार तो पढ़ना पड़ेगा, तभी तो यहाँ आएगा। ठीक है, तो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक कोई मतलब नहीं है। चाहे हम 6 घंटे की क्लास लगा दें आपकी, चाहे 10 घंटे की लगा दें, है ना, आपको पता है कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूट है, एलएन है, या जो भी वॉटेवर जो भी नाम है, ठीक, बहुत एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं, बहुत भारी भारी क्लासेस लगाते हैं, क्या फर्क पड़ता है, बहुत लंबी लंबी क्लासेस चलती हैं, लेकिन वहां पे भी सक्सेसफुल वही स्टूडेंट हैं जो खुद भी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा, समझ रहे हैं? तो अब वीडियो जब ऑफ होगा तब बोलना, तो मैं बताऊंगी। ठीक है, चलो, ये एक कंपाउंड है, कीटो ग्रुप दिखाई दे रहा है इसमें, है ना, दिख रहा है। इनॉल बनाना है, तो इनॉल कैसे कैसे बना सकते हैं, इधर आपका, इधर तो कार्बन है ही नहीं, तो यही कार्बन हमारा टारगेट है, एक ही कार्बन है, इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है, तो कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, बनाए। यहाँ OH कर दो, यहाँ डबल बॉन्ड कर दो, यहाँ CH कर दो, ठीक है, और यहाँ पे कर दो, इसको ऐसे ही रहने दो, है ना, ठीक। और क्या बना सकते हैं, एक बार ऐसा कर दो कि दोनों को बना दो, है ना, दोनों हाइड्रोजन को दे दो, ये एक इधर से लिया था, एक इधर वाले को दे दो, तो भी बन जाएगा। सही बन रहा है स्ट्रक्चर, कुछ अगर बनाने में गड़बड़ हो जाए तो बोल देना, ठीक। एक बार क्या करें, इधर वाले को ना करके उधर वाले को कर दें, है ना, नहीं भाई इधर ग्रुप दूसरा है, नहीं सेम ग्रुप है, ये तो स्ट्रक्चर सेम ही होगा, है ना, ये हो गया, ये बन गया, और कोई बन सकता है, सोचो, एक OH वाला बन गया, एक ये वाला बन गया, हाँ ठीक है, यही बनेगा। अब देखो, अगर इस स्ट्रक्चर को देखो तो ये कीटो फॉर्म था, ये कौन सा फॉर्म बन गया, इनॉल बन गया, और एक ये भी इनॉल बना लिया हमने। अब दोनों के इनॉल को ध्यान से देखो, डिफरेंस क्या, एक तो पहले आपको अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिख जाए जिसमें दोनों तरफ C के डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी अपने आप क्या हो जाएगी, डाउन चली जाएगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड देखो, दोनों जो डबल बॉन्ड बने हुए हैं वो किसके किसके बीच में बने हुए हैं, ये वाला भी C डबल बॉन्ड C है, और ये वाला भी क्या है, C डबल बॉन्ड C है, देख पा रहे, ठीक। यहाँ पे देखो, एक डबल बॉन्ड ऐसा है जो C डबल बॉन्ड C के बीच में, एक डबल बॉन्ड ऐसा है जो C डबल बॉन्ड O के बीच में, तो C डबल बॉन्ड O वाला क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, पता है आपको, तो C डबल बॉन्ड O वाला अगर स्ट्रॉन्ग है, तो अगर यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है तो स्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे क्या है, इस तरीके का केस अगर इनॉल में दिखेगा, अगल बगल एडजेसेंट में आ गए, तो स्टेबिलिटी अपने आप क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। किसकी वजह से, ये C डबल बॉन्ड C कहाँ पे आ गए, एडजेसेंट आ गए, ठीक। दूसरा क्या फैक्टर काम कर सकता है, ध्यान से इस स्ट्रक्चर में अगर देखा जाए, तो यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या है, O है, तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग काइंड ऑफ कोई चीज हो सकती है क्या, इसको अगर ऐसे लिख लो, नहीं इसको बीच में ही फंसा देते ना, सही लिखा था, ये H था, है ना, वो H था, तो अब ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में अगर आ गया तो एक से क्या बना लेगा, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, ठीक।
लेकिन आप कह सकते हो कि यहाँ पे जहाँ 2 OH है यहाँ पे भी ऐसा सीन हो सकता है। कैसे? ये वाले को हम कहाँ पे इस तरीके से लिख दें, सही लिखा हुआ है ऐसे, एक H जो है यहाँ पे इस O और इसके बीच में आ जाए, यहाँ बन सकता है। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस रिपोर्टेड है। अल्कोहल में बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए अल्कोहल के सेम मॉलिक्यूलर वेट वाला अगर हम लोग एल्केन लेते हैं तो अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि उसमें OH OH की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर रही है। एक फैक्टर तो सेम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ भी है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दूसरा फैक्टर क्या है? यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है जिसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, दोनों के दोनों, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? डाउन चली जाएगी। तो अगर दोनों को कंपेयर करो तो कीटो इनॉल इनॉल फॉर्म कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, सॉरी उल्टा कर दिया, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, है ना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर तो दोनों में कॉमन हो गया, जो चीज कॉमन है वो तो अलग चीज हो गई, फिर तो वो अलग हो गई। कंपैरेटिव में क्या है? C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O वाला फैक्टर, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C वाला फैक्टर है वो डाउन कर दे रहा है, और ये क्या कर देगा? बढ़ा देगा। तो इन दोनों में अगर कंपेयर करो तो इनॉल कंटेंट इसका ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। और जैसे जो एग्जाम्पल करा रहे हैं ना उनको याद भी रखना, क्योंकि बार बार वही पूछे भी जाते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो ये हम फैक्टर्स, ऑर्गेनिक में बहुत सारी चीजें इस तरीके से होती हैं कि रिजल्ट पहले आता है, उसकी थ्योरी उसका रीजन बाद में बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो, हाँ जैसे मान लो कि ये हो गया इसका मिनॉल कंटेंट, मान लो हम बोलते हैं कि ये है 86% और ये है 14%। तो अब क्या होगा? अब साइंटिस्ट इसका रीजन ढूंढेगा और रीजन ढूंढ के बताएगा कि इसका कम ज्यादा क्यों है और इसका कम क्यों है। तो बहुत सारा ऑर्गेनिक में ऐसा चलेगा कि एक्सपेरिमेंट बेस्ड जो डेटा होता है उसको साइंटिस्ट क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं कि रूल तो ये है, बट इस एग्जाम्पल में ये अलग थ्योरी लग रही है। ठीक है, इसीलिए केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा याद रखना पड़ता है। अलग अलग केसेस को क्या करेंगे? इसके कीटोइनॉल के अलग अलग केसेस को याद रखेंगे। तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज भी है शायद मेरे पास, इसको भी देख लेते हैं। लिखा है मैंने शायद इसका, हाँ दिस इज 84%। और ये वाला जो है ये तो अनस्टेबल ही होता है, तो नॉट पॉसिबल। क्या क्या है? क्या साइंटिस्ट ने निकाला है कि दोनों के, जैसे मान लो किसी का 1 लीटर ले लिया, अब उसमें देख रहे हैं कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा मिल रहा है, और ये सब कैसे चेक किए जाते हैं? प्रॉपर्टीज की बेसिस पे। किसमें 2 अल्कोहलिक ग्रुप है, किसमें कीटोनिक ग्रुप है, उनके टेस्ट किए जाते हैं, फिर उसकी बेसिस पे चेक होता है। अब देखो, अब तुम्हारा ध्यान क्या होगा? इसीलिए फिर नेक्स्ट रन पे क्या करोगे तुम? इसका बना सकते हो। इसमें भी कई सारी पॉसिबिलिटी है कि भाई एक बार इसका H ले लो, एक बार इसका H ले लो, फिर एक बार इसका H ले लो, एक बार इसका H ले लो, एक बार इन दोनों के दोनों हाइड्रोजन को लेकर सीधे 5 बन सकते हैं। बनाए, चलो थोड़ा सा इसको पढ़ ले लें। ये जो खूब खुल के बोला करो, ठीक है? ये जो बीच बीच में बुदबुदाहट होती है ये ठीक नहीं है ना? चलो बनाते हैं। ये कीटो था,
अब इसको OH कर दिया, इसको डबल बॉन्ड, इसको क्या कर दिया CH, इसको CO CH3 कर दिया, है ना। एक बार दोनों को OH बना दें इसी से, सही बन रहा है, दोनों को OH बना रहे हैं ना। सही है, ठीक है, एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया। आप साइड वाले से बना ले, साइड वाले हाइड्रोजन से 5 कैसे बना रहे हो? हम्म, 3 ही बनेंगे कि 4 बनेंगे? 4। हाँ, क्यों, एक इधर इधर CH2 बना दो ना, दोनों तरफ CH2 नहीं बना सकते? जैसे एक तरफ CH2 बनाया उस तरह दो तरफ CH2 नहीं बना सकते? बीच वाले को तो टच ही नहीं कर रहे हैं ना। क्या क्या क्या? अच्छा, एक साइड वाले से ले ले और एक बीच वाले से ले ले। अच्छा, चलो, तो अगर एक साइड वाले पे डबल बॉन्ड लगाओगे और एक कहाँ लगाना चाहते हो? एक यहाँ पे, हाँ बन जाएगा, सही है। एक और पॉसिबिलिटी है ना, एक साइड पे लगा दिया और एक क्या करें यहाँ पे ऐसे, सही है। कितने बन गए अपने? सब लोग बना पा रहे हैं ये? मतलब सबका दिमाग बना पा रहा है इसको? पेन तो चल ही नहीं रहे, तो पता ही नहीं है बना पा रहे हैं कि नहीं, दिमाग बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है, साथ साथ चल रहा है दिमाग की नहीं चल रहा है? ध्यान से देखो। अब देखें, अब कंपेयर करें, अब के इनऑल फॉर्म को कंपेयर करना है, ठीक है। तो पहले क्या करें, पहले डबल बॉन्ड वाले को डाउन कर दें, ये डबल बॉन्ड वाले, इसको क्या कर दें, ये स्टेबल नहीं होता है बेसिकली, C डबल बॉन्ड C दोनों एडजेसेंट आ जाते हैं तो स्टेबिलिटी का पंगा हो जाता है। पाई क्लाउड जो होता है वो स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं करने देता। दूसरा देखो, इस स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन, भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फंडा यही है ना, हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के बीच में, दो नाइट्रोजन के बीच में, दो क्लोरीन के बीच में या दो फ्लोरीन के बीच में फंस जाएगा। अगर एक के साथ बॉन्डेड है कोवेलेंट बॉन्ड से, दूसरे के साथ वो एक वीक बॉन्ड बनाएगा जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे बन सकती है, दूसरे स्ट्रक्चर में भी बन सकती है ना। दूसरे को तो वैसे इन की वजह से हमने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर तो सब में ही है, ठीक। अब देखो, अब देखते हैं हम लोग कॉन्जुगेशन, क्या देखें, कॉन्जुगेशन, किसमें कॉन्जुगेशन अच्छा हो रहा है, मतलब पाई सिग्मा पाई ऐसे करके किसमें अच्छा हो रहा है, देखो तो बार बार मैं स्ट्रेट लाइन। अब हम क्या ऑब्जर्व करना चाहते हैं, पाई सिग्मा पाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो पाई सिग्मा पाई, ठीक। लोन पेयर भी आता है, लोन पेयर भी क्या होता है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पे लोन पेयर भी हो सकता है, लोन पेयर सिग्मा और पाई, ठीक है। यहाँ देखो किसमें, इधर वाले को, ये कंटिन्यूअस में कहाँ आएगा, सिग्मा सिग्मा आ जाएगा ना अगर इधर चलोगे तो,
इसलिए इधर वाले ट्रैक को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। सिग्मा सिग्मा आ जाए, कंटिन्यूअस सिग्मा आ गया तो कंजुगेशन खत्म। कौन सा भी, ये सी डबल बॉन्ड ओ वाला ना, ये फैक्टर इतना वो है, बड़ा है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये क्या करता है, बाकी फैक्टर्स को, बाकी फैक्टर मतलब ज्यादा भी हो तो भी इसकी वजह से इनॉल कंटेंट बहुत डाउन हो जाता है, इसलिए इसको ही हमने पहले ही क्रॉस करके छोड़ दिया। इसको देखो, पाई सिग्मा, किसी और कलर से लिखते हैं, पाई सिग्मा, फिर यहाँ क्या आ गया सिग्मा, तब पाई आ रहा है, दो सिग्मा आ गए कंटिन्यूअसली, देख रहे हो, दो दो सिग्मा आ गए, देख पा रहे हो। तो जब दो सिग्मा आ जाएंगे तो कंजुगेशन क्या हो जाए, कंजुगेशन है नहीं बनाने यहाँ पे, तो लोन पेयर से कहाँ ले जाओगे, सिग्मा पाई इधर बनेगा, है ना, पूरी रिंग पे नहीं जाएगा, इधर से इधर नहीं जाएगा, ये इस तरीके का बनेगा, तब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ कुछ बन पा रहा है, लोन पेयर सिग्मा पाई, अगर इधर जाते हो और अगर इधर जाते हो तो ऊपर जाओगे तो क्या है, एलपी है, लोन पेयर मिल सकता है। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे अगर देखो तो एलपी भी है। इस स्ट्रक्चर में बहुत सारे फैक्टर काम कर रहे हैं, फोर्थ में, लेकिन ऐसा कंजुगेशन नहीं मिल रहा है। देखो 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 ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले में कहाँ है, हाँ फर्स्ट वाले में है, फर्स्ट वाले में है, देखो फर्स्ट वाले में पाई सिग्मा पाई है। और अगर इधर से देखो तो लोन पेयर सिग्मा और पाई, लोन पेयर भी उतर जाते हैं ना कॉन्जुगेशन में, तो यहाँ पे उतर सकते हैं। ठीक है, सेकंड वाले में तो इसको इन की वजह से हमने इसको पहले क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया कि इसका इनॉल कंटेंट बहुत डाउन है। अब इन चारों में कंपेयर करो, कहाँ पे अच्छा कॉन्जुगेशन दिख रहा है, कहाँ पे, ये वाला जहां पे लगातार, जहां पे लगातार सिग्मा आ गया, इसको भी डाउन कर दो। थर्ड में देखो, थर्ड में भी क्या आ गया, इसमें भी डाउन हो गया, लगातार क्या आ गया बीच में, सिग्मा आ गया। अब अगर देखो पहले और पांचवें को देखते हैं, पहले पांचवें में अगर कंपेयर करो तो पाई सिग्मा पाई है ना, और ओ एच भी है, ठीक है, और यहाँ पे देखो एक और फैक्टर, एक फैक्टर और काम करेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप है और कीटोन है, अल्कोहल और कीटोन के बीच में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या है, अल्कोहल और अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो अल्कोहल और अल्कोहल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और अच्छी होती है। तो ये फैक्टर भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखें कि अगर H बॉन्डिंग की बात कर रहे हो तो अल्कोहल और अल्कोहल ग्रुप के बीच में ज्यादा अच्छी होगी इन कंपैरिजन टू अल्कोहल एंड कीटोन का जो ऑक्सीजन है उसके बीच। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सबसे अच्छा कौन सा हो गया इसमें, सबसे अच्छा हमारा कौन सा बन गया, फिफ्थ बन गया क्या, हाईएस्ट अगर हम देखें इन सबको कंपेयर करके तो कौन सा बना हमारा, फिफ्थ। अगर इन पांचों स्ट्रक्चर में हमसे पूछा जाए कि कौन सा हाईएस्ट देगा तो कौन सा हम बता देंगे, फिफ्थ। क्लियर है बात, हाँ हाँ, पहले वाले स्ट्रक्चर में, हाँ
क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे O है और O हाँ ये बीच में जो बॉन्ड है बॉन्ड है हाँ, वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। और जो हाइड्रोजन हाँ अब मैं वीडियो में बोल नहीं सकती। चलो मतलब ऐसे डांट नहीं सकती हूँ ऐसे। याद दिलाना कि बाद में डांटना है, ठीक है? पांच स्ट्रक्चर इन्होंने भी बनाए हैं, पांच क्यों बनाए हैं? चलो एक और देखो, कंजुगेशन भी बता दिया, एक सॉल्वेंट का इफेक्ट भी होता है, इसको छोड़ो। हम्म, अच्छा अभी आपको शीट दी है ना, तो आप उसमें से ढूंढ के लाओ कर करके। क्या आप उसमें से कर करके ढूंढ ढूंढ के लाओ? तभी तो ना हमको मिलेगा तो हम ला देंगे। हम आपकी बात पे क्या करेंगे, गौर फरमाएंगे। अभी आप हमारी बात पे क्या करिए। हाँ ये कीटो है, ठीक, ये इनॉल दिख रहा है, बाकी क्या ये तीसरा मैंने इनके अच्छा चार कंपाउंड दिए। क्वेश्चन क्या है? चार दिए हुए हैं है ना कंपाउंड, और आपको कंपेयर करना है कीटो। चलो भैया कंपेयर करो, सोचो मैम कंपेयर किया क्या भी कंपेयर कर रहे थे। हाँ और क्या? हाँ तो देखो, हाँ सी वाले को डी में बना दिया। अब देखो किसमें कौन सा फैक्टर सबसे ज्यादा काम कर रहा है। फैक्टर को देखो किस किस स्ट्रक्चर में क्या क्या फैक्टर हैं, जो जो बताएं आपको। क्या क्या देखना है, कंजुगेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और अभी तो यही देखो इस स्ट्रक्चर में, और रिंग विंग है नहीं, रिंग विंग कहीं है नहीं। हाँ डी वाले में सबसे ज्यादा होना चाहिए। पाई सिग्मा पाई भी आ रहा है, क्यों? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर नहीं होगा? हाँ एक ही को कंसीडर कर पाओगे, एक ही को कंसीडर करोगे, या तो डबल बॉन्ड देखोगे या तो लोन पेयर देखोगे। जहां पे डबल बॉन्ड होता है वहां पे लोन पेयर नीचे नहीं आता है कंजुगेशन। तो क्या बनना चाहिए? हम्म, हाँ तो नीचे आते हैं तो वही तो डबल बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ वाला नीचे आएगा तो डबल बॉन्ड बना सकता है। डी होना चाहिए आपके हिसाब से, एक बार और सोचिए, मेरे पास आंसर कुछ और है। ए बी, देखो ये तो आपके इसी के कीटो हैं, ये कीटो इनॉल, ये तो एक ही मानो उसको, है ना?
सारांश यही कह रहे थे ना, माइनस कह रहे थे। इसको ए केस मान लो और इसको बी केस मान लो। अब बताओ मेरे को सही लग रहा है। किसका किसका इनॉल ज्यादा स्टेबल है, ए का या बी का? बी का। ये क्वेश्चन सही है एकदम। हाँ भाई, इसका जो इनॉल है यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेशन नहीं दिखाई दे रहा है इस तरीके का कुछ खास। यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पाई। ठीक है, तो यहाँ पे कंजुगेशन क्या है, अच्छा है। तो क्या इन दोनों को कंपेयर करोगे ए और बी को, तो किस में होगा, किसकी बात हो रही है, इनऑर्गेनिक। ठीक है, इसमें एक स्ट्रक्चर और जोड़ते हैं, सी ले आते हैं, एक और ले आते हैं। ए और बी तो देख ही लिया आपने, सी भी देख लो। यहाँ पे एक रिंग लगा, ये कीटो है, इसका इनॉल बनाओ। इधर से तो बनेगा नहीं, दो नहीं एक ही बन पाएगा। ये जो कार्बन है 1 2 3 4 बॉन्ड बना चुका है, तो इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं। हाइड्रोजन होना चाहिए ना शिफ्ट करवाने के लिए, तो इधर से ही बनेगा, एक ही आए। अब कंपेयर करना है आपको, जो ए बी पिछले दिए हुए थे और इसमें। कहानी आपकी क्या है, ये है, ये सी है ना, ये सी केस। कंपेयर ए बी एंड सी केसेस इन ऑल कंटेंट। क्यों, अच्छा देखो, हाँ सही कह रहे हैं, यहाँ पे रिंग आ गई। ठीक है, ये जो रिंग आ गई, ये रिंग होती है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचती है बेसिकली, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करती है। इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, खींचती है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करती है। तो इलेक्ट्रॉन को अगर उधर से इधर खींचेगी, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक घूमेगा। अगर इसकी लोन पेयर को ही ले लो, सपोज ये भी है पाई सिग्मा पाई, ये इलेक्ट्रॉन भी इधर आ सकता है। इसको अगर देखो तो लोन पेयर है, फिर सिग्मा है, फिर सिग्मा आ जा रहा है, ये नहीं आ पाएगा, इधर वाला आ जाएगा। तो ये जो आपका लोन पे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, इसको घूमने के लिए ये इतने सारे सेंटर है, पूरा कॉन्जुगेशन। तो उनके कंपैरिजन में यहाँ पे कॉन्जुगेशन क्या हो गया, ज्यादा हो। ठीक है, तो जब इस तरीके के केसेस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाएगा, जैसा कि ये रिंग होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा। डीलोकलाइज का मतलब एक जगह नहीं रुकेगा, अब रिंग पे भी घूम सकता है। तो जैसे ही डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ज्यादा हो रहा है ना। लोकल का मतलब एक ही जगह रुके रहना, डीलोकलाइजेशन का मतलब घूमना, मूव करना। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर, तो यहाँ पे क्या होगी, स्टेबिलिटी मोर। रिंग क्या बोलेगी, ये दिल मांगे। तो अगर कंपेयर करें तो ए और बी में बी को बोला था, अभी ए बी सी सबको ले लिया, तो किसकी हो जाएगी ज्यादा, ठीक है, किसमें किसमें, ये सी, देखो ये पाई है बॉन्ड, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, फिर ये पाई बॉन्ड है। अगर इधर से देखो पाई सिग्मा, सिग्मा इधर से नहीं जाएगा, पाई सिग्मा पाई, फिर यहाँ पाई सिग्मा पाई, फिर यहाँ पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई।
जब इस तरीके की सिचुएशन मिलती है तो इलेक्ट्रॉन को घूमने का क्या होता है, पूरा चांस। ऐसे नहीं जाएगा क्योंकि ऐसे बनेगा नहीं, पाई सिग्मा सिग्मा नहीं बन पाएगा ना। हाँ, पाई सिग्मा कहाँ, हाँ ऊपर। तो फायदेमंद कॉन्जुगेशन कौन सा होता है, जो इलेक्ट्रॉन को लंबा घुमाए, खूब रास्ते में घूमते रहो, स्टेबिलिटी, एक बार यहाँ पे, एक बार इधर 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 इधर। जैसे जिस स्ट्रक्चर में चार्ज खूब घूमता है, उसको जहां पे चार्ज के घूमने के ज्यादा चांसेस होते हैं, वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल। और अगर चार्ज और न्यूट्रल स्ट्रक्चर है तो न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल। चार्ज और न्यूट्रल में अगर कंपेयर करना है तो कौन सा स्टेबल होता है ज्यादा, क्योंकि कोई भी चीज क्या चाहती है, स्टेबिलिटी चाहती है, और स्टेबिलिटी का मतलब होता है शांत, कोई चार्ज वार्ज का चक्कर नहीं चाहिए। ठीक है, चलो भाई, ये हो गया, ये हो गया आपका केस, ये भी केस हो गया। अच्छा, दोनों तरफ रिंग लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, कम कैसे होगी, दोनों तरफ रिंग लगा दें, यहाँ पे लगा लो, भाई रिंग से तो हाइड्रोजन मिलेगा नहीं, रिंग से क्या मिलेगा, रिंग से ये होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब तो इलेक्ट्रॉन की और बल्ले बल्ले हो गई, इधर भी घूमने का रास्ता है और इधर भी घूमने का रास्ता है, खूब कॉन्जुगेशन ही कॉन्जुगेशन, इधर भी और इधर भी। तो जो इनॉल बनेगा वो क्या होगा, उसके क्या हो जाएंगे, मजे ही मजे हो जाएंगे, बहुत सारे बन सकते हैं ना। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन कौन से फैक्टर काम कर जाएंगे, एक तो EWG की वजह से क्या होगा, हाई कॉन्जुगेशन हो जाएगा, है ना। दूसरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी काम कर सकती है, दोनों तरफ अगर OH बना दो तो और अच्छी वाली हो जाएगी, एक OH एक O है तो भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनॉल कंटेंट क्या होना चाहिए, अच्छा। अच्छा, कोई इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप लगा दे, जो एक तरफ से क्या कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा हो, रिपेल कर रहा हो, ये तो क्या करती है रिंग, हाँ रिंग क्या करती है, खींचती है। तो जब खींचती है तो इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इस पाई इलेक्ट्रॉन को इधर से और पाथ मिलता है, इधर जाता है। ठीक, कोई क्या करे, इलेक्ट्रॉन को और धक्का दे दे, पुश कर दे। तो जब आप इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन पोजीशंस पे अगर इलेक्ट्रॉन को धक्का देने वाले ग्रुप लगा देंगे जो रिपेल करेंगे, तो वो क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को डाउन कर देंगे, क्योंकि वो कंजुगेशन को ऑब्वियसली डाउन करवाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कहते हैं, कुछ लोग उसको ERG भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप भी कहते हैं। ये लगा दो अगर, तो ये क्या करते हैं, ये कॉन्जुगेशन को डाउन कर देते हैं, कॉन्जुगेशन को क्या करेंगे, डाउन कर देंगे। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इनॉल की स्टेबिलिटी, मान लो एक तरफ मिथाइल लगा दो और एक तरफ लगा दो ये फिनाइल रिंग, तो और इस कंपेयर किससे करवाओ, दोनों तरफ फिनाइल रिंग है, तो भाई दोनों तरफ अगर फिनाइल रिंग है तो मतलब दोनों हाथ में लड्डू है, इलेक्ट्रॉन इधर भी घूम सकता है खूब और इधर भी खूब घूम सकता है। और अगर एक तरफ मिथाइल लगा दिया तो मिथाइल क्या करेगा, मिथाइल इथाइल ये सब रिपेलिंग ग्रुप होते हैं, तो मिथाइल क्या करेगा, धक्का देगा, अपनी तरफ खींचेगा नहीं, बोलेगा निकलो। तो
उससे क्या होगी, स्टेबिलिटी डाउन होगी। तो दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो मामला किसका ज्यादा बनेगा। जैसे एक आपकी रिंग ये थी, है ना, ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था हमने, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ रिंग ना लगा करके ये लगाया था ना, और एक तरफ हम रिंग ना लगा करके क्या लगा दें, केवल मिथाइल लगा दें। तो ये क्या लग गया, ये कौन सा ग्रुप लग गया, ERG, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुश करेगा, धक्का देगा इधर की तरफ, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, ये डाउन कर देगा। तो अगर दोनों को कंपेयर करो तो किसमें ज्यादा आ जाएगा, इनॉल। फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करो तो फर्स्ट में क्या होगा, इनॉल कंटेंट जब बनाएंगे देखेंगे, ठीक है, पक्का। सर से टाइम मैम डिस्कस होगा, कब क्या टाइम हो रहा है, अभी फिक्स नहीं हुआ। 8 to 9 में कौन सा डे, कौन से डे में, TTS में कि MWF में, TTS में। एक स्ट्रक्चर और बताना चाह रहे थे, रिपेलिंग वाला बता दिया ना, अब तो आप बना लोगे। ये तो बना लोगे, इसमें कुछ खास है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, चलो भैया। ऑनलाइन में आज कौन कौन है, सुहानी और कोमल है, और रिद्धिमा है, रिद्धिमा, राशि, अच्छा विदुषी तो आज इधर ही आई हुई है। तुम लोग की शीट अब कौन सी करानी है, अरे शीट उसकी फिजिकल के चैप्टर की किसकी करानी है, किसकी हुई थी लेवल 1, काइनेटिक्स की केवल एक ही 1 हुआ था ना लेवल 1, तो काइनेटिक्स का लेवल 2, इलेक्ट्रो का टेस्ट हुआ था, तुमने दिया नहीं होगा। अच्छा अच्छा, ऐसा करो, काइनेटिक्स का लेवल 2 कर डालो, है ना, उसको पूछ लो, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शीट करवा दें, फिर इलेक्ट्रो का टेस्ट, है ना। काइनेटिक्स का लेवल 1 हो चुका है तो 2 भी कर लो, 2 3 दोनों है कि 2 ही है तुम्हारे पास, 2 3 है ना, तो 2 3 कर डालो। कब का टाइम दे दें, परसों की क्लास में दे दें, परसों की क्लास में प्रॉब्लम क्लास रख लेते हैं, लेवल 2 और लेवल 3 केमिकल काइनेटिक्स का, हाँ रात, ठीक है, परसों के लिए सर ने बोला है ना, बाकी मैं मैसेज कर दूंगी रात को 9:30 9:30। एक दिन परसों हो जाएगा, और एक और क्लास चाहिए, उसके लिए क्या बोला सर ने,
हम्म, संडे। अच्छा। और 11th के रिवीजन में आप कौन सा चैप्टर लोगे? 11th के रिवीजन में कौन सा चैप्टर लोगे? संडे 11th के रिवीजन में कौन सा चैप्टर लेना है? कुछ चैप्टर 11th का भी रिवाइज करना है कि बस 12th ही पढ़ना है? तो आप बोलोगे लाइन से करेंगे? मैं बता दूं, मोल कॉन्सेप्ट तो सबको आता ही होगा, क्या लगता है आप लोगों को? हाँ, जिसका रिवीजन होगा उसका क्या है, जिसका रिवीजन होगा उसका क्या है, उसका फिर टेस्ट भी होगा, है ना? आप रिवीजन करके आओगे फिर हम हम्म किसका टेस्ट कह रहे हो? सर मैं कह रहा था कि भी रिवाइज कर लेते हैं। नहीं, मैं देती हूँ पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या? तो वीडियो वगैरह मैं किस लिए बनाती हूँ, किस लिए डाल रही हूँ वीडियो? वीडियो वगैरह आप देखोगे नहीं, करोगे नहीं, कुछ वीडियो से कुछ काम नहीं करोगे क्या? हाँ, तो नए बैच में तो धीरे धीरे स्पीड से चलती है चीजें, 11th में तो आपको पता है, उसमें थोड़ी आप बैठ के अपना टाइम खराब करो। उसको वीडियो से देखो और जो चीज समझ नहीं आ रही वो पूछो। 11th में बच्चे क्या होते हैं, 10th से बिल्कुल आए होते हैं, तो आपको बहुत धीरे धीरे चलना पड़ता है टीचर को समझ के, कि एकदम से ऊपर से ना निकल जाए। सुनो, अच्छा सुनो मेरे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको रिवाइज करके आना है ओनली एनसीईआरटी। अभी समझ आ गई बात? एनसीईआरटी में जितने फॉर्मूलाज गिवन है, जो भी फॉर्मूला गिवन है एनसीईआरटी में, स्पेशली ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्वांटम नंबर से, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बोर मॉडल, उस बोर मॉडल के जो फॉर्मूलाज है, रेडियस का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, वो अल्टीमेटली याद ही करते हो, समझते हो कि एन की वैल्यू क्या लगाते हैं, जेड की वैल्यू क्या लगाते हैं, और फॉर्मूला याद होगा तो सवाल निकल जाता। तो आपको एनसीईआरटी का लेवल का पूरा करके आना। अब भी दिक्कत है? नेक्स्ट क्लास में आपका काइनेटिक्स का लेवल 2 और लेवल 3 की शीट डिस्कशन, जो भी आपकी ये होगी एक्स्ट्रा वाली क्लास। रेगुलर क्लास में यही चलेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको 2-3 टर्न लो बस, 2-3 टर्न बाद आपका टेस्ट होगा। हाँ, एक हफ्ते बाद। ठीक है, आज कौन सा दिन है? मंडे। अगले मंडे को एटॉमिक स्ट्रक्चर की मैं रिपोर्टिंग लूंगी, हो सकता है क्लास में ही रिटन टेस्ट मिले। टीचर के बोलने पे अच्छा 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 भी क्या होता है, बहुत तरीके से बोला जाता है। एक बोलते हैं अच्छा, बोलते हैं अच्छा, तो बहुत अलग अलग तरीके से अच्छा बोल सकते, एक ही वर्ड को आप अलग अलग तरीके से बोल सकते, ये वो स्पीकिंग टैक्टिक्स होती है। हाँ, नेक्स्ट मंडे को आप मान के चलो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट होगा, जितना भी एनसीईआरटी में कवर, उसमें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी इंक्लूड है। ठीक है, करके आना। और जो लोग कर चुके हैं वो तो रोएंगे ही नहीं बिल्कुल।
और जो लोग नहीं किए हैं वो कहीं और पे भी किए ही होंगे, और नहीं किए हैं तो एटॉमिक का वीडियो देखो और करो। चलो मंडे की डेट क्या रखो? नहीं मंडे, ठीक है, तो तुम वेडनेसडे को देना, बाकी लोग मंडे को देना, तुम ट्यूसडे को देना। हाँ, अपना समझो तुम लोग। चलो क्वेश्चन करो, तुम लोग का अलग ही चल रहा है। देखो अच्छा सुनो, लास्ट टर्न पे जो तुम लोगों ने आईयूपीएससी किया है उसमें ज्यादातर बच्चों ने ग्रुप ही नहीं पहचान पा रहे हो तुम लोग। एक स्ट्रक्चर तो मैंने देखा गलत बना हुआ था, उसमें डाई एस्टर का ऑप्शन था लेकिन उसमें एक ही एस्टर बॉन्ड था, वो जो मैचिंग करनी थी, लेकिन उसमें ग्रुप ही नहीं पहचान पा रहे हो। कहीं दो एमाइड है तो एक ही एमाइड बता रहे हो, कहीं दो एमीन है तो एक ही एमीन बता रहे हैं। सबकी कॉपी मैंने चेक नहीं की लेकिन ऐसे देखा, हाँ पहचान ही नहीं पा रहे हैं आप ग्रुप। पहला स्टेप तो पहचानना होगा ना ग्रुप, तभी तो नाम लिख पाओगे, नहीं तो कैसे लिखोगे? कहाँ से करोगे नंबरिंग? कहाँ ले जाए? कौन सा ग्रुप है? क्या लिखोगे? कीटो भी लिख सकते हो। टू क्लोरो लिख दिया, सी पहले ले लिया, फोर ऑक्सो, ठीक है। चलो एक और बता देते जो अभी बता रहे थे आपको, क्लास जब शुरू हुई थी तो एल्किलिडीन की बात हो रही थी ना, क्या था? निकालो प्रभु। एल्किलिडीन होता है ना, ऐसे लिखा रहता है, डाइन नहीं है, क्या है? डीन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि ये कंपाउंड तो क्या है? सिंगल बॉन्ड वाला है ना। और इसका मतलब ये है कि एक ही कार्बन पे एट वन कार्बन टू हेलोजन आर अटैच। क्या अटैच है? दो हेलोजन अटैच है, ठीक है। जैसे अभी इसी एल्किलिडीन पे कल नीट में भी क्वेश्चन आया है और अभी जेई मेंस की किसी पेपर में भी क्वेश्चन आया है। एक सेकेंड, एथिलीडीन क्लोराइड लिखा हुआ, ठीक है। इसका लिखना है आपने आयुपैक नहीं, क्या लिखना है? आईयूपीएससी इसका, ठीक। तो एथ से समझ में आया कि दो तो कार्बन लेने हैं, ले लिया। ये जो डीन लगा हुआ है, एथिलीडीन करके नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि एक ही कार्बन पे दो हेलोजन। तो क्लोराइड है तो एक ही कार्बन पे क्या कर दोगे? दो हेलोजन लगा दोगे। फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा, नाम दिया है कॉमन नेम, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 और यहाँ पे CHCl बन जाएगा। कहाँ डबल बॉन्ड है? यही तो समझाना चाह रहे हैं। ये जनरल नेम, ये जनरल नेम है, ये जनरल नेम है। कौन सा नेम है? जनरल नेम है, ठीक है। इस तरीके का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब एक ही कार्बन पे जो हेलोजन है वो दो लगाने हैं। क्या लगाने हैं? दो। अब एक ही पे दो हेलोजन लगा दिए, अब नेमिंग इसकी कैसे करोगे आईपैक में? इसको लिख दिए 1,1 डाई क्लोरो इथेन। कोई दिक्कत?
इसको हम लोग बोलते हैं जेम डाइहैलाइड भी बोलते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? एक और जनरल नेम है इसका, जनरल नेम है जेम डाई। हाँ, अगर इन्होंने बोला जेम डाइहैलाइड या एल्किलिडीन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एल्किलिडीन, जनरल नेम। हाँ, तो एक ही कार्बन पे जो हेलोजन है वो एक ही कार्बन पे अटैच है, वो भी दो, डबल। ठीक है, अब बोलो सारांश, क्या बोल रहे थे? एल्का डाइइन वो अलग चीज है, उसमें तो दो डबल बॉन्ड है। डाई, यहाँ एल्किलिडीन बोला है, और वहां पे क्या, वो क्या बोल रहे हो? एल्का डाइइन। डाइइन का तो मतलब सीधे सीधे दो डबल बॉन्ड। हाँ, कहीं जिस दिन जाना रहा करे उस दिन मेरे व्हाट्सएप पे परमिशन पापा की लिखवा के लाया करो। जाओ, आज तो मैं जाने दे रही हूँ, है ना? बताओ स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या? एरोमेटिसिटी होनी चाहिए उसमें। उसमें आपको अभी एरोमेटिसिटी पढ़ाई नहीं है ना, एरोमेटिसिटी पे पूरा एक लेक्चर पढ़ाना है आपको सब। एरोमेटिसिटी पे आपको एक लेक्चर पढ़ाना। चल, उसको जो है उसको आराम से घर पे करो, पेंसिल से मार्क करो, ठीक है? फिर मैं जब उसकी वो लूंगी, प्रॉब्लम क्लास लूंगी, तो उसमें पूछना। ऐसे नहीं अभी एक एक छोटे बच्चे की तरह पढ़ते जा रहे हैं उसके बारे में। अब देखो, एक चीज आपने सुनी होगी 11th में, सुनी है क्या? क्वांटम नंबर सुना है? सबने सुना है? एन एल एम एस निकालते थे हम लोग, ये निकालते थे ना, ठीक? एन क्या शो करता था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता था, शेल नंबर शो करता है। एल शो करता है आपका कौन सा? एजीमुथल क्वांटम नंबर, कि एस में है कि पी में है कि डी में है कि एफ में है, किस सबशेल में। फिर एम जो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसके ओरिएंटेशन को शो करता है। एस जो होता है स्पिन को शो करता है, प्लस हाफ माइनस हाफ वैल्यू होती है, ठीक? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 3-4 सेट दिए हुए हैं क्वांटम नंबर्स के, और उसमें बोल रहे हैं कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए कौन सा सेट होगा? सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। पहले बताइए डीजेनरेट का मतलब क्या है? डीजेनरेट ऑर्बिटल का क्या मतलब? एटॉमिक में पढ़ा है सबने। विदुषी बताइए, जो लोग पढ़े हैं वो तो बताएं। हाँ, डीजेनरेसी अभी हम लोग उसमें भी पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9 में अपने 12। डीजेनरेट का मतलब होता है कोई भी ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम हो। क्या हो? एनर्जी सेम हो। जैसे हम बात करते हैं कि पी एक्स, पी वाई, पी जेड, सब लोग क्लास में, ऑनलाइन वाले भी, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? डीजेनरेट होते हैं। इनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। एनसीईआरटी के लास्ट में ये लाइन लिखी हुई है चैप्टर के, डीजेनरेट ऑर्बिटल, ठीक है? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अगर एलिमेंट ग्राउंड स्टेट में है, अपने डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट होते हैं ग्राउंड स्टेट में है, तो उसमें डी ऑर्बिटल जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही 5 ऑर्बिटल होते हैं डी में, ठीक है? तो ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? डीजेनरेट। बात क्लियर है? ठीक, तो
तो इन्होंने बोला है कि कौन सा ऐसा क्वांटम नंबर का क्वेश्चन, ये है क्वांटम नंबर का सेट है जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को शो करता है। ठीक, अब देखो, अगर मान लो सपोज हम एग्जांपल लेते हैं पी, किसी के पी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड जो है वो क्या है, डीजेनरेट है। तो डीजेनरेट होने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमने बोला कि हमारे पास P3 है कॉन्फ़िगरेशन, तो P3 का मतलब Px Py Pz में जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही तो बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो अगर ये मान लो 2p है, ठीक, तो 2p अगर हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन है तो हम n l और m कैसे निकालते हैं, 2p3 को कंपेयर कर देते हैं किससे, nln से कर देते हैं, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, l की वैल्यू क्या आ जाएगी p, ठीक है, और l की वैल्यू अगर p आती है, अगर ऐसा आती है तो 0 होता है l, अगर p होता है तो 1, d होता है तो 2, और अगर f होता है तो ये l की वैल्यूज आती है। ठीक है, तो ये p ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक, m की वैल्यू कैसे देखते हैं, -L2 + L, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 0। कितनी बात समझ आ रही, यानी कि अगर कोई डीजेनरेट ऑर्बिटल है और उनके इलेक्ट्रॉन की बात की गई है तो उनका n और l क्या होगा, सेम होगा। डीजेनरेट का मतलब है कि l की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, n की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, m की वैल्यू डिफर कर सकती है, m की वैल्यू डिफरेंट होगी, s की वैल्यू में भी डिफरेंट में भी सेम। जैसे इसमें ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, +½ शो करेंगे तो s की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो ऑप्शन आपको इस तरीके से बनाए गए थे कि पूछा था डीजेनरेट ऑर्बिटल का कौन सा सेट है, तो उसमें हमें देखना था कि ऑप्शंस में n और l की वैल्यू सेम आए। ठीक है, जिसमें आपकी n और l की वैल्यू दोनों सेम आ गई थी वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन क्या था। तो ये क्वांटम नंबर का इजीएस्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जिनको आप क्या करते हो, सेकंड्स में करते हो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं इस बार जो ऑप्शन एलिमिनेशन से किए जा सकते थे। कैसे कर सकते थे हम लोग, एलिमिनेट करके, एकदम इजी इजी। कुछ क्वेश्चंस टफ भी आए हैं, कुछ क्वेश्चंस एकदम आपके क्या आए, इजी, जिनको हम बोलते हैं हलवा क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, हलवा क्वेश्चन, बिल्कुल ही इजी इजी क्वेश्चन। जैसे एटॉमिक से और कुछ खास तो ऐसा नहीं आया है, मोल से देखो क्या है, मोल से तो ऐसे क्वेश्चन एकदम लड्डू लड्डू क्वेश्चन आ रहे हैं। बोल रहे हैं कि एक तो कंबशन पूरा पूछा गया इस बार, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन से हर पेपर में क्वेश्चन है। जेई में इसके ज्यादातर पेपर्स में हाइड्रोकार्बन के कंबशन से क्वेश्चन है। तो कंबशन का रिएक्शन आपको क्या करना है, एकदम याद रख लेना है। कौन सा वाला था, CX + HY, ये हाइड्रोकार्बन है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा, क्या बनाएगा, CO2 + H2O बनाएगा। ये कितना होता है, XCO2, ये कितना होता है, Y/2H2O, ये कितना होता है, X + Y/4, X + Y/4। इस स्टाइकोमेट्री पे बेस्ड इतने क्वेश्चन आए हैं। कंपाउंड का फॉर्मूला दे दिया, वेट दे दिया, बोल रहे हैं कितना अमाउंट CO2 का बनेगा। तो क्या करना है आपको, सीधे सीधे फॉर्मूला लिखना है, इस पे बेस्ड मोल्स देखने हैं और मोल्स के अकॉर्डिंग मास निकालना है। कहीं CO2 के मोल्स दिए हैं, इसका मास निकालना है, कहीं मोल्स में ही रिलेशन पूछ लिया है। हर पेपर में एक क्वेश्चन कंबशन का है, हाइड्रोकार्बन के कंबशन का है। तो ऐसे क्वेश्चंस के साथ आप डील कर लेते हैं, कर पाते हैं सब लोग। ये नोट नहीं करना है, ऐसा नहीं कि हाँ इस बार आया है तो अगली बार भी आएगा।
पर इस बार बहुत आया हर पेपर में। किसका? ये क्यों आएगा फिर? अब देखो, जैसे मोल पे एकदम इजी सवाल आता है। मोल पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। मोल से मॉलिक्यूल कैसे निकालो, मॉलिक्यूल से एटम कैसे निकालो, एटम से रिवर्स कैसे जाओ। अगर वॉल्यूम दिया है तो किस तरीके से आप उसके साथ डील करेंगे, तो ये चीज आपको याद रखनी है। मोल से क्या निकालते हैं हम? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से क्या निकालते हैं? एटम। ठीक है। मोल से मॉलिक्यूल कैसे निकालते हो? Na से मल्टीप्लाई करके, अवोगाड्रो नंबर से। मॉलिक्यूल से एटम कैसे निकालते हो? एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करके। अगर प्रोसेस को रिवर्स करना है तो क्या करोगे? एटम से मॉलिक्यूल निकालना है तो डिवाइडेड बाय एटॉमिसिटी, जस्ट अपोजिट चले जाओ। मॉलिक्यूल से मोल निकालना है, अगर मॉलिक्यूल है और मोल का नंबर चाहिए तो डिवाइडेड बाय Na कर दो। ठीक है। गिवन मास अगर हमारे पास होता है तो मोलर मास से डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है हमको? मोल मिलता है। ठीक है। और अगर आपको मोल से गिवन मास चाहिए तो मोलर मास से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो ये चैनल सबको पता है। अगर कोई गैस है तो एसटीपी पर उसके 1 मोल का क्या चाहिए? वॉल्यूम अगर आपको चाहिए तो कितना होता है? 22.4। किसी किसी केस में 22.7 गिवन होता है तो उसको लगा देते हो। कोई दिक्कत? इसी पूरे इन्हीं सब चीजों पे घुमा घुमा के इजी क्वेश्चन। एनटीपी भी होता है। एनटीपी में शायद बार और एटीएम का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है। तो इरी कॉन्सेप्ट पे घुमा घुमा के मोल कॉन्सेप्ट के हर पेपर में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पढ़ा। एटॉमिक में क्वांटम नंबर पे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। जैसे काइनेटिक्स है, अभी हम लोग अभी की बात करें तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ चुके हैं ना हम लोग। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ चुके हैं। केमिकल काइनेटिक्स पे जिस पेपर में भी क्वेश्चन आया, किसी में टफ क्वेश्चन नहीं। ज्यादातर पे किस पे क्वेश्चन आया है? फर्स्ट ऑर्डर पे आर्गुमेंट्स। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट पे क्वेश्चन आया है खूब। क्या फॉर्मूला लगाना है? क्या फॉर्मूला लगाना है फर्स्ट ऑर्डर का? हाँ, जो भी इसको कह दो। हम ऐसे पढ़ते थे, हम लोग पढ़ते थे a डिवाइडेड बाई a माइनस a इनिशियल, और ये क्या हो गया? रिमेन। इस पे खूब क्वेश्चन आए हैं। कभी 90% के टाइम को कंपेयर करा के टाइम दे रहे हैं। आजकल पिछले साल से शायद या उसके 1 साल पहले से एक ट्रेंड चल रहा है। देखो, जैसे क्या करते क्वेश्चंस में, उसमें भी बच्चे गलत करते हैं। इतना इजी क्वेश्चन होता है, पूरा आंसर निकाल के वहां पे चौपट करके आते हैं। क्या करते हैं? जैसे मान लो इन्होंने बोला कि 90% कंप्लीट होना है रिएक्शन, है ना, उसका जो टाइम है वो टी हाफ का एक्स टाइम्स है। क्या है? टी हाफ का एक्स टाइम्स है। ठीक। और बोल रहे हैं यू हैव टू कैलकुलेट x मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻³ इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब उन्होंने पूछा x मल्टीप्लाइड बाय दिस, पूरे फैक्टर की वैल्यू पूछ रहे हैं। इंटीजर टाइप में ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, पूरे फैक्टर की वैल्यू पूछ रहे हैं, x की वैल्यू आंसर लिख के चले आ रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन खूब आ रहे हैं।
काइनेटिक्स में एक ये, दूसरा आर्हेनियस पे, आर्हेनियस की जो इक्वेशन है उसका जो ग्राफ है उसी में रिलेशन दे दे। हाँ हाँ, जैसे ये देखो, ये ln k है, ठीक है, और यहाँ पे ग्राफ खींच दिया 10⁻³ डिवाइडेड बाई t का, और ग्राफ आ रहा है ऐसा, ठीक है। और इन्होंने कुछ एक इक्वेशन भी दे दी है, उसमें कुछ ऐसे लिख दिया है, ऑर्डर नहीं बताना है, ये बताना है, ऐसे लिख दिया है कुछ, एक वो फैक्टर होता है ना e⁻⁴ ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके सेम। तब क्या इक्वेशन है, एग्जैक्ट क्या है क्वेश्चन मुझे याद नहीं, ऐसे ऐसे हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, है ना, ठीक। तो ऐसे अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं तो वहां पे निकलने भी चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए ना, होने चाहिए क्या गलत? अगर प्रैक्टिस अच्छे तरीके से काइनेटिक्स की इन सब चीजों की हुई है तो गलत होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, वहां पे गलत हो रहे है ना, करे हुए हैं फिर भी गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं। ये भी ध्यान रखना 10⁻³ ठीक। इलेक्ट्रो में एक आ रहा है जो थोड़ा सा बच्चों को परेशान कर रहा है, थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा तंग कर रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। उसमें क्या कर रहे हैं कि जैसे 4 मेटल्स दे दिए या 2 मेटल 2 नॉन मेटल दे दिए, और उनका पूछ ले रहे हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर बताइए। जैसे मान लो एक ऑप्शन दे दिया, ये एक दे दिया तुमको, ठीक है, इन सब के रिडक्शन पोटेंशियल को क्या करना है, कंपेयर करना, ठीक है। तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए। और कई बार क्या कर रहे हैं, जैसे नॉन मेटल वाले जो है ना, जैसे एक क्वेश्चन में Cl2 भी दे दिया था, I2 भी दे दिया, तो इसमें थोड़ा सा F2 बच्चे याद रखते हैं कि फ्लोरीन सबसे लास्ट में आता है तो सबसे ज्यादा उसका होता है ना। इन्होंने पूछ लिया कौन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या कौन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना। तो Cl और I और F और Br इनका भी कंपैरिजन हमें याद होगा, तब ये क्वेश्चन हम लोग सही कर पाएंगे, है ना। कई बार अगर Cl Br2 और उसमें और ऑप्शन भी ऐसे बना रखे होंगे कि अपनी क्या होगी, कुछ नस्ट इक्वेशन पे E सेल E0 सेल, और ये जो लगाते हैं हम लोग P/R, है ना, इस पे इजी क्वेश्चन। 2 सेल बना रहे हैं, एक सेल बना रहे हैं, उसमें एक हाइड्रोजन दे दिया है, एक मेटल दे दिया है, ठीक है, और हाइड्रोजन वाले में ये पीएच पूछ लिया है कि उसका पीएच बताओ, तो H+ की कंसंट्रेशन निकालोगे, फिर उसके बाद -log H+ करोगे, पीएच आ जाएगा। तो ऐसे इजी क्वेश्चन भी आए, तो ऐसा नहीं कि मतलब हर पेपर में 2-3 क्वेश्चन है जो थोड़ा सा ड्रिल कराएंगे, वो भी ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। जैसे एक क्वेश्चन आया अभी कल मैं पेपर देख रही थी, तो एक क्वेश्चन आया हुआ है Cl2 Br2 F2 और I2, इनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कंपेयर करना है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हेलोजन की सबसे ज्यादा होती है, और इन हेलोजेंस में भी बच्चे जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाया जाता है तो याद करवाया जाता है क्लोरीन की हाईएस्ट, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैंने देखा जो ऑप्शन बने हुए थे उसमें क्लोरीन एक ही ऑप्शन में हाईएस्ट दिया था,
मतलब जिसको ये पता है कि क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है और कुछ देखना ही नहीं है उसने, हाँ, तो सीधे टिक लगा के वो टाइम नहीं खराब करेगा, वो क्या करेगा, क्लोरीन की हाईएस्ट है तो भैया जिसमें हाईएस्ट दिख रही है, ऐसे ही ऑप्शन को कट करना होता है। जैसे मान लो 2 ऑप्शन होते तो अब उसमें 2 में कंपेयर करते, 2 को पहले ही क्या करते, उड़ा देते। ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत जरूरी है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स का मुझे पता नहीं, फिजिक्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें क्वेश्चन को लॉजिक लगा के आपको तुरंत पता चल जाए कि 2 ऑप्शन आपके उड़ जाने वाले, ये आंसर तो नहीं होगा ऐसे। ठीक है, तो आज की क्लास करते हैं आपकी बहुत सारी, चलिए बच्चों बाय बाय।